सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। लगता यह है कि इमरान खान साहब ने एक ही गेंद से दो विकेटें उड़ाई हैं। वो इस तरह के दो मुखालफिन, दोनों को उन्होंने खुली छूट दी, दोनों को एक तरह से इजाज़त दी, पूरी तरह से फैसिलिटेट किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करें तो उन्होंने धरने में कोई रुकावट नहीं डाली और उनको आने दिया। अब मौलाना साहब ने धरना खुद ही ख़त्म कर दिया और अब कहा है कि धरनियाँ देंगे मुख्तलिफ शहरों में। देखते हैं उसका क्या होता है। प्लान ए की बुरी तरह नाकामी के बाद प्लान बी का क्या हशर होता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात है, उनको इलाज के लिए उन्होंने कहा जी बाहर जाने देना चाहिए, लेकिन साथ जो शर्त आयद की है उसमें भी लगता है कि कुछ भी हो जीत उसमें भी इमरान खान की होगी। 7 अरब रुपए की जमानत की बात की गई है। अब नून लीग ने फैसला किया है कि वो अदालत जाएगी। अदालत से अगर उनको रिलीफ मिल भी जाता है तो इमरान खान साहब इसमें भी सुरखरू होंगे कि अदालत का हुक्म मानना हमारे ऊपर फ़र्ज़ था और हमने तो अपनी तरफ से कोई गारंटी लेने की कोशिश की थी कि मियाँ साहब 4 हफ्ते के इलाज के बाद वतन आएंगे, वरना जो जुर्माना उनको किया था अदालत ने वो हमारे पास रहेगा। तो कुछ ना कुछ तो हम गारंटी लें ताकि ये डील का तासुर जो है वो कभी उनके दामन पर ना लग सके। तो लिहाजा क्या वाकई से जीत इमरान खान साहब की हुई है, इसी पर हम बात करेंगे। असद करल साहब मेरे साथ हैं और बाबर डोगर से भी बात करेंगे कि असल में ये हुआ क्या है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो सोच के आए थे वो क्यों हासिल न कर सके और वो क्या वजह क्या बनी, बुनियादी वजह क्या थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस बुरी तरह नाकामी की। लेकिन पहले देखते हैं कि आज की अहम डेवलपमेंट्स क्या हैं। मजहबी कार्ड चलाना सियासी बाजीगरी, सारे दावे सारी धमकियां निकली सिर्फ सियासी फनकारी। वजीर आजम का इस्तीफा आया ना हुकूमत गिराने का पूरा हुआ अरमान। आजादी मार्च वालों का सियासी हलचल मचाने का फेल हो गया प्लान और 15 दिन बाद ही मौलाना को करना पड़ गया वापसी का ऐलान। धरना खत्म करने को दुनिया कह रही है इबरतनाक शिकस्त, लेकिन इसे अगले महाज की तरफ पेश कदमी करार दे रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। 2 दिन की मोहलत है, फिर हमें न रोका जाए। इलाकों में, अजला में और वहाँ के शाहराहों पर हमारे कारकुन, हमारे जानिसार और वहाँ के आम शहरी रोडों पर निकल आए हैं, जो जाहिर है कि वो आपके ताउन और आपकी रसद के मुंतज़िर हैं। हमने उनको ये पैगाम देना है, आज ही हम यहाँ से रवाना होंगे, आप तक पहुँचकर हम आपकी सफ में खड़े हो जाएंगे। सियासी तज्जियाकारों की राय है कि जैसे प्लान ए हुआ नाकाम, ऐसे ही होगा प्लान बी का भी अंजाम, क्योंकि प्लान बी है अपनी नाकामी छुपाने का एक बहाना। असल मुद्दा है बाहिफाजत घर वापस जाना। अगले महाज पर जाने के ऐलान पर सवाल उठ रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद आकर हुकूमत न गिरा सके, घर बैठकर वह कौन सी हुकूमत गिराएंगे। डील कहें, दलील कहें या फिर सियासी हिकमत अमली, हुकूमत ने जीती है कामयाबी से आज़ादी मार्च की बाजी। अब नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज का है सवाल। क्या मशरूत इजाजत देकर इस मैदान में भी दिखाया है हुकूमत ने कमाल। दिस इज सब्जेक्ट टू नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब सबमिटिंग एन इंडेमनिटी बॉन्ड 7-7.5 बिलियन रुपीस के लगभग आता है, और सब्जेक्ट टू दैट वो इंडेमनिटी बॉन्ड अगर दे देते हैं तो ही में प्रोसीड, लेकिन ये 1 टाइम परमिशन है। सवाल ये है कि बैरून मुल्क इलाज की मशरूत इजाज़त कानूनी ज़रूरत है या फिर सियासी वार, क्योंकि खबर ये है कि हुकूमत का ये फैसला मानने से नवाज शरीफ ने कर दिया है साफ इनकार। क्या नवाज शरीफ 7 अरब रुपए जमा कराने के काबिल नहीं, या फिर नून लीग दिफाई की बजाय जारहाना अंदाज इख्तियार करने जा रही है? हकीकत क्या है और क्या है अफसाना, इसका पता जल्द चल जाएगा। अब पहले बात करते हैं मियां
साहब के मियां नवाज शरीफ साहब ने तो इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा किसी किस्म का कोई बॉन्ड सवाल नहीं पैदा होता, किसी किस्म की कोई शर्त का सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने इनकार कर दिया है, बाहर जाने से इनकार कर दिया है ऐसी किसी शर्त पर। ये मियां साहब हर दफा इनकार करते हैं और उसके बाद फिर मान भी जाते हैं। क्या होता है? वो आए पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि जनाब हमें कोई रिलीफ नहीं चाहिए, हमें इन अदालतों पर, पहले जीटी रोड पर जब गए कि जी इन अदालतों पर एतबार नहीं, हमें इनसे कोई तवक्को ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और इन जजों से, ये 5 जज हैं, ये हैं, ये वो हैं। उसके बाद उन्हीं से रिलीफ मांगते रहे, वहीं जाकर वो दरखास्तें देते रहे। फिर वो कहते हैं जनाब वो जेल से नहीं घबराते, उनको किसी किस्म की सहूलत की ज़रूरत ही नहीं है। फिर वो कहते हैं जी मुझे फ़लाँ से मिलने नहीं दिया जाता, घर का खाना नहीं है जनाब, AC नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, जबकि उनको सब मिलता रहा। फिर जी वो इलाज ही नहीं चाहते मियाँ साहब किसी तरह का। फिर पता लगा एम्बुलेंस उनके लिए 24 घंटे खड़ी रहती है। वो जी फ़लाँ हॉस्पिटल में नहीं इलाज चाहते, उनको ज़रूरत ही नहीं है, चले जाएँ, मैं नहीं कुछ चाहता, चीज़ ही नहीं चाहिए। फिर जनाब जमानत के लिए पता लगा, फिर कहते जी वो तो जाना नहीं चाहते इलाज के, पता लगा जी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आ गई है कि जी हमें लंदन जाने दिया जाए इलाज के लिए। वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते का कहा, लेकिन उन्होंने कहा जी यहीं पर इलाज करवाएं। अब एक नया इस तरह और बहुत सी लंबी तफसील है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अब फिर ये आ गया है कि मियाँ साहब ने फिर इनकार कर दिया है। ये हर दफ़ा इनकार होता है, फिर पता लगता है कि फिर एक दरखास्त भी आ गई है। ये क्या चक्कर है? उसामा साहब, मैं तो आम एक ले मैन भी उसकी भी बात अगर करूँगा ना, अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में चले जाए, और जब अक्सर हमने देखा है प्राइवेट हॉस्पिटल में जब मरीज स्ट्रेचर पे चला जाता है तो वो घर वालों को कहते हैं कि आप पैसे लाएं। तो हमने गरीब लोग भी देखे हैं उसामा साहब, अपने घर के जेवर भी बेचते हैं वो ज़मीन भी बेचते हैं, वो मकान भी बेचते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये आर्गू नहीं किया कि हम पैसे नहीं देंगे। मुंह मांगे पैसे देते हैं अपने वालिदैन की जान बचाने की खातिर। जो औलाद होती है, जो सादतमंद औलाद होती है, वो तो मुंह मांगे पैसे उस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को देती है। वो ये शर्तें नहीं रखती कि आप ऑपरेशन, आपने इतने पैसे बात की थी, अब आप इतने मांग रहे हैं, हम पैसे नहीं देंगे, हम किसी और हॉस्पिटल से इलाज करा लेंगे। वो ये बातें नहीं करते। मामला ये था नवाज शरीफ साहब की, जिस तरह बताई जा रही है उनकी तबीयत के हवाले से कि तशवीशनाक हालत है। आज भी खबरें मुख्तलिफ तरीके से फीड की गई या लगवाई गई या चलवाई गई, जिसमें यह कहा जा रहा था कि अब स्टीरॉइड्स भी उनको देंगे तो वो भी उनके लिए खतरा साबित हो सकते हैं। उनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी खतरे की से गुजर रही है। जी। और फौरी तौर पर अगर पाकिस्तान में उनका रहना इंतहाई तशवीशनाक बाइस होगी, खतरा उनको लाक है। लिहाजा पाकिस्तान से फौरी तौर पर डॉक्टर्स जो है उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान से बाहर इनको ले जाया जाए। मुझे ये बताएं उसामा साहब, 7 अरब रुपए की जो इंडेमनिटी बॉन्ड की बात कर रही है हुकूमत, $8 मिलियन यूके जो प्रॉपर्टीज जो है यूके, उसका मिलियन यूके पाउंड्स और इसके इक्विवेलेंट जो अमाउंट है पाक रुपये में $25 मिलियन या इसके बराबर की रकम, और 1.5 बिलियन 1.5 अरब, तो ये तकरीबन 6.98 बिलियन यानी 7 अरब रुपए मालियत ये बनती है। इंडेमनिटी बॉन्ड ले रहे हैं, वो कैश नहीं मांग रहे। और इनकी तो माशाल्लाह एक एक जो इमारत है, आप माल टाउन के घरों को ले लें, 180H, 181H, 96H, वो चले शहबाज शरीफ का है, नुसरत शहबाज के नाम है। फिर इस तरीके से आप जाती उम्रा के अगर महल्लात की बात करें, महल नहीं है महल्लात है, क्योंकि महल तो बहुत एक एकड़ों पे होता है, वो तो हज़ारों कनाल और एकड़ों पे मुश्तमिल महित है, और जो वहाँ पे अनवा अक़साम की चीज़ें हैं। तो मामला ये है कि उसामा साहब आम बंदा है, छोटी सी 500-5,000 की चोरी भी करे ना, जी ठीक, तो उसकी जब बेल होती है ना तो वो उसकी मचलके देने पड़ते हैं। उसके लिए किसी बंदे की रजिस्ट्री लिखवानी पड़ती है, यानी उसके मकान की रजिस्ट्री, उसकी जमीन की रजिस्ट्री, वो बकायदा जब तक आप नहीं वहां पे करवाते जमा, उस वक्त तक उस बंदे को जेल से रिलीज नहीं किया जाता। ऐसे ही है, ऐसे मामला ये है। हुकूमत ने तो इंसानी हमदर्दी के बायस, हालांकि इस पे हुकूमत पे तनकीद भी हो रही है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जाने के हवाले से रास्ता एक दे दिया है। लेकिन अब मैं ना मानू वाली बात है, इसका मतलब तो ये है कि आप अपनी बीमारी को खुद मशकूक बना रहे हैं, हम नहीं कह रहे। अच्छा, या तो आप खुद मशकूक बना रहे हैं उसामा साहब, जो हालत है, जिस तरह बयान की जा रही है, जिस तरह डॉक्टर इमरान ट्वीट करते हैं, जिस तरह मरियम साहब जाती है, फिर क्यों नहीं जा रहे? लीग की बात करते रहनुमा, ये मुझे ये बता दें, हुकूमत ने कौन सी गलत बात की है? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो रास्ता दे रही है, जी जी, वो रास्ता ले नहीं रहे। सही। अच्छा बाबर डोगर साहब, अगर कुछ वाकया होता भी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? नून लीग होगी। बाबर डोगर साहब ये बताएं
कि जनाब हम सुनते रहे, बड़े सीनियर साफ़ी ये कहते रहे कि जनाब ये तो मियाँ साहब को तो हुकूमत चाह रही है बाहर भेजना, वो तो जाने नहीं चाहते, वो तो जाने नहीं चाहते। एक वो चीज़ थी। अब दूसरा एक सवाल ये भी है कि अब जो इमरान खान साहब ने ये काम किया है या ज़ेली कमेटी ने, अब नून लीग जा रही है अदालत में, आपको क्या लगता है अदालत से अगर इनको इजाज़त मिल भी जाती है तो इमरान खान साहब पर तो किसी किस्म का कोई डील का इल्ज़ाम नहीं आएगा फिर? उसामा साहब, जो हो रहा है वो नहीं है। अच्छा। और जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ओहो। जो स्क्रिप्ट होता है बाद दफ़ा उसमें कुछ चेंजेस भी करना पड़ती हैं और वक्त के मुताबिक उसको तब्दील भी करना पड़ता है। अच्छा। चीज़ें कुछ और हो कुछ और रही हैं, दिखाई कुछ और दे रही हैं। मरियम का मौलाना के पास जाना, मरियम का मौलाना को ये कहना कि मियाँ साहब बाहर चले गए तो मैं आपके धरने में शिरकत करूँगी, आपके साथ खड़ी होंगी, आपके साथ तकरीर करूँगी। मौलाना का कल तक ये कहना कि जनाब धरना कायम रहेगा और उसके साथ प्लान बी भी स्टार्ट हो जाएगा और बड़ा खौफनाक होगा। आज धरना भी उठ गया, प्लान बी भी रिवील हो गया। इधर से मियाँ साहब जो हैं उन पे रात को एक नई डेवलपमेंट होती है, गवर्नमेंट कहती है कि जनाब ठीक है आप ज़रूर बाहर जाएं लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे। और उसके बाद आज मौलाना का अचानक उठ जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि डील हो रही है, ढील हो रही है, लेकिन मियाँ साहब का जाना ठहर गया है। अच्छा। मियाँ साहब ने जाना ही जाना है, नजर आ रहा जो मर्जी हो जाए। मैं आपको भी लिख के दे रहा हूँ और हुकूमत भी शादियाने बजाएगी कि विन विन सिचुएशन के और नून लीग भी शादियाने बजाएगी विन विन सिचुएशन। आप ये कह रहे हैं कि अगर अदालत से रिलीफ ना मिला, अदालत ने कहा जी हुकूमती मामला है, ठीक है हुकूमत कह रही है तो आप ये जमानत दे दें, तो फिर ये नून लीग जमानत फिर दे देगी? वो एक और इनकार के बाद, यानी वो थूका हुआ चाटने वाली बात है। हर दफा कहते हैं जी हमें अदालतों से नहीं जाना, दरखास्तें, वो कहते हैं इलाज नहीं कराना, फिर इलाज करवाया, बाहर नहीं जाना, बाहर जाना। बात को समझे नहीं है। मैं अदालतें अपने फैसले कर रही हैं, अदालतों के फैसले मेरिट पर हो रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब जाएंगे बाहर, मियाँ साहब जा रहे हैं। और अगली साथ मैं बता रहा हूँ श्योरिटी बॉन्ड भी देने के बगैर, ये मैं आपको ऐड कर देता सर, बगैर बॉन्ड दिए हुए जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। साहब मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रोग्राम में नहीं बोल सकते, सही है, लेकिन चीज़ें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो पेमेंटें आएंगी और आपको आप देखेंगे कि पेमेंटें आ रही हैं और कैसे आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, ये चीज़ें खुलेंगी। और बहुत सारे चीज़ें जो है ना वो आपस में लिंक्ड हैं। मौलाना का आज मौलाना ने एवं ही नहीं प्लान बी तैयार किया और धरना उठाकर वापस चले गए। जिन्होंने पीछे से पेमेंट्स करनी थी खानों की, उनका मकसद पूरा हो गया था और उन्होंने कह दिया कि ठीक है अब इसको भी उठवाएं, ये ख़त्म, ये तमाशा चल गया है, अब ये मरियम बीबी जो वहाँ पर जाने का प्रोग्राम बना रही है इसको भी ख़त्म करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छा ये इसमें इमरान खान साहब का तो डील का कोई चक्कर नहीं है, ये अलग से देखिए उसामा साहब यही बात होगी कि इमरान खान के ऊपर बार बार डील और डील की जो बातें आ रही थी, एक तो ये बात क्लियर होगी कि डील और डील वाली इसमें कोई बात नहीं। अभी लेकिन बाबर साहब ने इशारा दे दिया है, वो इशारा काफी, उन्होंने अगली बात अब आ गई अदालत वाली। अदालत के अंदर ये मामला जाएगा, अगर लेके वो जाते हैं। कल शहबाज शरीफ ने 3 बजे का अहम रहनुमा को इजलास बुलाया है, 3 बजे यानी इजलास बुलाया या अदालत में जाते हैं। अदालत जो मैं आप समझ रहा हूं, जो मेरी नाक़िस राय के मुताबिक, अदालत अपने ऊपर ये बोझ नहीं लेगी। अदालत पहले ये कह चुकी है, अदालत ये रिमार्क्स दे चुकी है कि डील और जो भी करना है आप बाहर करें, अदालत को इसमें मत घसीटें। डील है, मुझे ये बताएं अब क्या है? अदालत फिर हुकूमत के कोर्ट में बॉल फेंकेगी और वो ये कहेंगे कि ये आपका काम है, इलाज के लिए आपने जाने देना है नहीं देना, बॉन्ड लेना है नहीं लेना, डील नहीं है, लेकिन हमें जान मामले जो फैसला देना था हमने दे दिया। एक इशू के ऊपर उसामा साहब, एक इशू के ऊपर अगली खबर मियां साहब की बेल हो जाएगी 8 हफ्तों के लिए, उसी इशू के ऊपर अदालत नया फैसला क्या देगी? मुझे तो ये समझ नहीं आती। मेरी तो बात ये समझ से बालातर है कि ऑलरेडी उन्होंने एक फैसला दे दिया, उसी इशू पे, सेम इशू पे अदालत दोबारा क्या फैसला दे सकती है? मतलब ये अजीब। बाबर डोगर साहब चलें, मुझे ये बताएं, ये अब धरने पर आ जाते हैं, आपने तो दोनों को लिंक कर दिया कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं से कुछ मिलती हैं, ऐसे नहीं सब कुछ हो जाता सिनारियो, चले मान लेते हैं, लेकिन नाकामी तो हुई है फजलुर रहमान साहब की, बुरी तरह नाकामी हुई है। बड़े बड़े साफ़ी लिखते रहे, कहते रहे कि देखें क्या होने लगा, ये बस गया, ये इमरान खान साहब को इस्तीफा आने लगा है,
वो फजल रहमान साहब लेकर उठेंगे इस्तीफा, बड़ा प्लान है, ये है वो है। अब ये धरने से धरनियों पर जा रहे हैं, जहां जहां सड़कें बंद करेंगे। अभी ये खबर चल रही थी सखर से मोटरवे या सखर मुल्तान रोड, जीटी रोड बंद करेंगे तो पीपल्स पार्टी तालियां बजाएगी कि वाह वाह बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। साहब आज से 20-25 दिन पहले कोई सोच सकता था कि मियाँ साहब इलाज करवाने के लिए बाहर चले जाएंगे और सारी चीज़ें उनकी फेवर में इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सारे दरवाजे खुलते जाएंगे। कोई ये तसव्वुर कर सकता था? तो चले, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई डील है या ढील है, ये आप जो मर्जी जिस तरह मर्जी इसको ले लें। बल मौलाना कुछ लोग कहते हैं कि अपना ऑब्जेक्टिव लेके जा रहे हैं, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आए थे, जितना राशन पानी उनको मिला था, जितने दिनों का मिला था और जो उनको टारगेट मिला था वो उन्होंने अचीव कर लिया है। तो अब चूँकि टारगेट अचीव हो गया और जो पीछे थे उन्होंने कहा कि भाई अब ठीक है, आपको जो चाहिए था वो मिल गया, अब मौलाना को कहेंगे वो भी अपना बोरिया बिस्तर गोल करे। तो मौलाना अपना बोरिया बिस्तर गोल कर रहे हैं। नहीं तो ये सड़कें जो बंद करना है या जो प्लान बी है ज्यादा खतरनाक है, तमाम सड़कें बंद कर देंगे। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। असल चीज थी धरना। वहां पे इस्लामाबाद में बैठ के एक तलवार लटकी हुई थी, वहां पर लोग बैठे हुए थे, वो किसी भी साइड पर मूव कर सकते थे। धरना वापस चला गया, कोई चमन चला जाएगा, कोई कलाश चला जाएगा, कोई स्वाद चला जाएगा, कोई सखर चला जाएगा, अपने अपने घरों को चले जाएंगे। एक आधा दिन आज आप मुझे बताएं चमन कोयटा रोड पर कितने लोग थे? 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी, 15 लोग थे। ऐसे ही है, 15 लोग थे। रोड तो बंद हुई ना, रोड तो बंद हो गई, वो तो सर एक गाड़ी काफी आप खड़ी कर दें, कल तक खुल जाएगी। मौलाना ने कहा कि आपने खोल दी थी साहब, आपने मौलाना के अल्फाज नहीं सुने। उन्होंने कहा जो मुकामी अमीर है उसकी सावदीद है कि वो धरना दे, उसको खत्म भी कर दे, जो दिल करता है कर ले, उसकी दीद वो जाए वापस। उसका दिल करता है धरना दे दे, उसका दिल करता है ना दे, उसका दिल करता है 1 घंटा धरना दे दे। और अगर जिला इंतजामिया के साथ वो जो मुज़ाकरा करता है ये उसकी तो आपके ख्याल इस्तीफा लेने नहीं आए थे, वो सिर्फ ऐसी ही बात थी, बस जो लेने आए थे, जिस काम के लिए आए थे वो हो गया। खैरल साहब आप क्या कहते हैं कि हर तरफ तो ये बात है कि बुरी तरह नाकामी हुई, वो कहते क्या रहे, अब ऐसे लग रहा है उनको तो अपनी सीट की पड़ी होगी, लोग जाके इस्तीफा लेने गए थे। आपने जब से ये मामला शुरू हुआ, आप जब भी सवाल करते रहे तो मैं कहता था कि ये नाकाम होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि ये कामयाब, ये इस्तीफा, ये जो इनके सारे मामला है ये पूरे हो जाएंगे इनके मुतालबात। मैंने हमेशा कहा कि ये नाकाम, ये मायूस होंगे। और कल जो आपको मैंने बात की, मैंने आपको बताया था कि अब ये इररेलेवेंट हो गए, अब ये इररेलेवेंट हो गया। दूसरा मैंने कहा था हुकूमत इनके पास अब नहीं जाएगी, कोई इनसे डायलॉग नहीं होगा। नहीं हुआ, बात हो गई। डायलॉग हो ही कहीं और रहे थे। अच्छा अगली बात, असल डायलॉग कहीं और चल रहे थे, अगली बात, असल चीजें किसी और तरफ थी। बहरहाल मैं जो बात कह रहा हूं उसका मौलाना को ना गवर्नमेंट सीरियसली ले रही थी, उनको पता था कि मौलाना का ऑब्जेक्टिव क्या है और हमने मुज़ाकरात करने का। अगली बात जो डॉक्टर साहब अपना बात उसामा साहब जो बात आ रही ना अगली जो धरनियों की, आपने बात कि जगह जगह सड़कें बंद की जाएंगी, प्लान बी जो सामने आ गया, प्लान बी सी कोई चीज नहीं है, वो बकवास प्लान है, खत्म हो गया था। वो मौलाना साहब एक और बात बताऊं, मौलाना साहब के जो बहुत सारे बंदे हैं, मौलाना साहब के बहुत सारे बंदे, उनके बावजूद एक दिन उनका प्लीज रुक जाए, तरलों पे आ गए थे मौलाना साहब। वो मौसम की कैफियत की वजह से छोड़ के जा रहे थे, बहुत सारे चले गए थे, बाकी उनको रोकना मुश्किल हो रहा था। मौलाना साहब ने कल तरले करके एक दिन रोका। आज मौलाना साहब जब अनाउंसमेंट करने के लिए आए, उससे आज भी जो लोग थे इवन के, वो सामान पैक करके जाना शुरू हो गए थे। उनकी अनाउंसमेंट से पहले सामान बांध चुके थे लोग। मौलाना साहब को एक तो ये एहसास हो गया। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि अगर वो शाहराहें बंद करेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर वो शाहराहें बंद करेंगे, अगर वो कानून को अपने हाथ में लेंगे, तो फिर कानून हरकत में आएगा, फिर डंडा भी चलेगा, फिर लाठी भी चलेगी, मुकदमात भी होंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी। मौलाना साहब को अपनी जो तो औकात साहब तो चाहती है अपनी हैसियत का पता चल चुका है कि अगर मौलाना साहब उनको दूसरी जमातों को, पीपल्स पार्टी और नून लीग को बतौर टिश्यू पेपर या बतौर सहारा लेके इस्लामाबाद दाखिल होने के लिए उनके अगर ये अज़ाइम थे ना, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी मियां साहब मौलाना साहब को टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने भी उनको खातर में नहीं लाए। देखिए वो हाजिरी लगा के आपने यहाँ पे इख्तिलाफ है मेरा, उसके बाद गायब हो गए, नहीं वो आइसोलेशन में चले गए। पेपर नहीं, मौलाना को उसकी कीमत गई है। अच्छा, ये जो खाने जा रहे थे ना,
ये जो मुल्क चले जा रहे थे और ये जो बिरयानियां और जो हरीसे जा रहे थे, ये लंगर खाने से नहीं जा रहे थे। खान वाली पार्टी पहले वो बाबर साहब आप पेमेंटें कर रहा था, क्यों ये कर रहा था? इस बात को खोलेंगे ना तो फिर ताहिर अल कादरी साहब का जो धरने को जो खर्चा जाता था ना, वहीं से ये खर्चा जा रहा है। अब आप ये बताएं, ये सिर्फ खर्चा दिया गया है या इससे आगे भी? ये सिर्फ खाने पीने का खर्चा था या आपकी नजर में और भी पैसे गए हैं? फजलुर रहमान साहब को काफी गाड़ियां शाड़ियां गई हैं, विगो डाले और भी बहुत कुछ गया है और उससे पाकिस्तान को भी बहुत कुछ मिलेगा। आप देखे जाए चीजें आगे बहुत ज्यादा अनफोल्ड होंगी आने वाले दिनों में। अच्छा, ये आपने तो मैं आपको से इतना कहूंगा कि फ्री लंच नहीं है। अच्छा, हर एक को कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा, पेमेंट है, हर एक को कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा। यानी फजलुर रहमान साहब को कुछ मिल गया है और हुकूमत के पास भी कुछ आ जाएगा। जरदारी साहब भी चले जाएंगे सिंध में, बार बार कह रहा हूं, हालांकि एक दफा रिजेक्ट हुई है उनकी अपील दरखास्त। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि वो कराची जा रहे हैं। जरदारी साहब कराची जा रहे हैं। कौमी खजाने में भी कुछ आने वाला है या नहीं? सर मैं आपको कह रहा हूँ कि कौमी खजाने में भी को भी मिलेगा, वहां भी चीजें आएंगी, आप देखते जाएं। अच्छा, लेकिन डील नहीं है? डील नहीं है। अच्छा चले ठीक है, आप कहते थे मैं मान लेता हूं। मना किया हुआ कि मैं कह रहा हूं कि डील नहीं है, लेकिन यह है कि हर एक को कुछ ना कुछ मिलेगा। ये आपने कह दिया। लेकिन देखिए का जो वर्ड है ना, रहमान साहब की सियासत गैर पार्लियामेंट डिक्लेयर ना हो। आप अगले 4 साल असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर डील का पार्लियामानी करार ना, हर एक के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब के लिए भी विन विन सिचुएशन होगी, नवाज शरीफ साहब के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, फिर पार्टी के लिए भी और फजलुर रहमान साहब के लिए भी। मुल्क के लिए अगर विन सिचुएशन हो ना तो हम तो उस चीज के लिए भी सर, मुल्क के लिए अगर 4 साल हम उसके अगले 4 साल अब क्लियर नहीं होंगे। मुल्क का उससे नुकसान होता है तो फिर हम बिल्कुल उसकी। अच्छा, हर किसी को रिलीफ है। मैं आपके साथ हूं और मैंने आपसे कहा कि फ्री लंच नहीं होता तो हर एक को फायदा होगा, मुल्क को भी फायदा होगा। लेकिन मुझे बताएं कि अब 4 साल क्लियर नहीं हो गए तहरीक इंसाफ के लिए? या आखिरी पत्ता हो सकता था, या आखिरी खतरनाक खेल हो सकता था ये किसी हुकूमत को गिराने के लिए कि आप धरना दे दें, स्ट्रीट एजिटेशन पर आ जाएं। तो अब तो फजलुर रहमान साहब ने क्लियर कर दिया, अब कौन आएगा? अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? जो पार्लियामेंट में है बस पार्लियामेंट में ही आप बहस करें, वहाँ कोई तरीके दम तबादला नहीं लाएं। अब ये स्ट्रीट वाला अगले 4 साल मामला खत्म है, इमरान खान साहब के लिए मैदान साफ है। सर इतनी बड़ी प्रेडिक्शन तो कोई नहीं कर सकता कि क्यों? इससे बड़ा क्या हो सकता था? इतने दिन ला कर बिठा दिया लोगों को, या पीपल्स पार्टी नून लीग इस तरह को करेगी? ऐसा धरना तो नहीं हो सकता अगले 4 साल। ऐसी प्रेडिक्शन कोई नहीं हो सकती। फिर हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसे चलती है, गवर्नमेंट चीजों को किस तरह से आगे लेके चलती है, आगे बढ़ती है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। यहाँ पर तो अगले 6 महीने का नहीं पता होता। खरल साहब आप क्या कहते हैं? बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती कि 4 साल गवर्नमेंट जो है वो आराम से चैन की नींद सोएगी। अच्छा, ऐसा दोबारा धरना देने आ जाएंगे? अगर दोबारा धरना देने आ जाएंगे? गवर्नमेंट अब अपने गवर्नमेंट को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसके जो चैलेंजेस हैं उस पर फोकस करे। ये गवर्नमेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि उसके पास सामने जो बड़े बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं या दूसरे बड़े चैलेंजेस हैं उस पर फोकस करे, इकोनॉमी को देखे, हालात को देखे। अब गवर्नमेंट को कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। हाँ, अगर कोई परेशानी आएगी तो विद इन द गवर्नमेंट तो आ सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन कोई बड़ा डेंट मार सकेगी। पॉलिटिकली कोई अब उनके लिए खतरा नहीं है, लेकिन मईशत गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा गवर्नमेंट ही है और कोई नहीं है। लेकिन अब आपने मईशत की बात कर दी है तो वज़ीर आज़म ने माशी इस्तेहकाम का दावा कर दिया है। हमने ब्रेक लेनी है, उसके बाद इसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन ये बताएं खरल साहब, उस पर जाने से पहले, क्योंकि मेरे पास 1 मिनट है, अब फजलुर रहमान साहब अब करेंगे क्या? अब दोबारा से वो पीपल्स पार्टी नून लीग को साथ लेकर चलेंगे या नून लीग पीपल्स पार्टी उनके साथ कभी अब दोबारा आएगी? नाकामियाँ मैं चंद सिर्फ गिना देता हूँ। पहले इलेक्शन में नाकामी, अपनी सीटें हारे, फिर जनाब पार्लियामेंट से सारे इस्तीफे दें, नाकामी हुई, फिर जनाब वो सदर बनना चाहते थे, उसमें नाकाम हुए, बेटे को डिप्टी स्पीकर बनाना चाहते थे, नाकाम हुए, सबको साथ लेकर वो एजुटेशन बराबर कमेटी में मजहब कार्ड और जो भी के जी पीपल्स पार्टी नून लीग साथ है उसमें नाकाम हुए, धरने में आए वहाँ पर नाकाम हुए, अब धरनियों में जाएंगे वहाँ भी नाकाम होंगे। तो इसके बाद अब नून लीग पीपल्स पार्टी उनके साथ दोबारा आएगी? बिल्कुल आएगी। वो फिर भी बाज नहीं आएंगे, वो फिर भी बाज नहीं आएंगे, और साथ अब जमात इस्लामी जो है वो एक्टिव होगी। इस तरह की चीजें आती रहेंगी। अच्छा, 4 साल आप कह रहे हैं ना। अच्छा, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे और पार्टियों को तहरीक पैदा होगी। ब्रेक के बाद यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है तो हम भी कुछ ले लें। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इमरान खान साहब का ये दावा कि जनाब माशी इस्तेहकाम आ रहा है,
ये सही है या गलत? ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ना सिर्फ मुतमईन है बल्कि उन्होंने खुशखबरी भी सुनाई है कि माशी तौर पर इस्तेहकाम की तरफ मुल्क बढ़ रहा है और IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जितने भी दीगर इदारे हैं, मालियाती इदारे, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की समत दुरुस्त है। उनका ये कहना है कि जनाब इम्पोर्ट हमने कम कर दी, यानी खर्चा अपना कम कर दिया, एक्सपोर्ट बढ़ाने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। अब पाकिस्तान में टायर मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, पाक चीन दोस्ती आगे बढ़ रही है, चीन की सरमायाकारी आ रही है। अब इसी तरह से जिस तरह टायर की उन्होंने मिसाल दी कि हम टायर अब पाकिस्तान में बनाएंगे और इम्पोर्ट नहीं करेंगे बल्कि एक्सपोर्ट करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि रोज़गार के मौके पैदा किए जाएँ। असद खरल साहब, क्या ये बातें काफ़ी हैं लोगों के लिए कि खुशखबरियाँ तो हैं, अब कुछ और साल इंतज़ार कर लें और उसके बाद रोज़गार भी आ जाएगा, गुर्बत में कमी होगी, महंगाई में कमी होगी, या ये लोगों के लिए काफ़ी नहीं है ये खबरें? देखिए, एक जो वर्स्ट सिचुएशन थी इकॉनमी की, जब इक़्तिदार संभाला इमरान खान साहब ने, जो बैकलॉग छोड़ के गए थे पिछली हुकूमत वाले, और हर हुकूमत जारी बात है ये कहती भी है और जेन्युइन भी ऐसी चीज़ें थी जो हम समझते हैं। अब 3 माह गुज़श्ता 3 माह में रुपए की कदर में बेहतरी आई है, जो कि जिस तरह कही जा रही थी बातें कि 182 रुपये तक डॉलर चला जाएगा, 200 से हद क्रॉस कर जाएगा। फिर आपने कुछ हफ्तों में आपने देखा है स्टॉक मार्केट जो है उसके इंतहाई पॉजिटिव इंडिकेटर्स रहे और वो तारीख के कई बुलंद तरीन उसके ने जो सतह जो अबूर की है, बावजूद इसके कि धरने भी हो रहे थे, आज़ादी मार्च भी चल रहा था। फिर उसके बाद इम्पोर्ट्स में कमी हुई है, ये भी फैक्ट्स है। फिर एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। फिर जो ट्रेड डेफिसिट है उस हवाले से जो खसारा है उसमें कमी हुई है। तो रेमिटेंसेस जो है पाकिस्तान में जो आने जो तरसीलाते जा रहे हैं डॉलर में इजाफा हुआ, डॉलर भी कुछ नीचे आया है, डॉलर नीचे है, रुपए की कदर बेहतर हुई है, एक्सचेंज बहुत बेहतर हो रही है। तो अब ये जो इंडिकेटर्स हैं ये तो है एक ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन के वाले से, लेकिन अब जनरल जो आम आदमी है, लेमैन है, जो 22 करोड़ आवाम है, जिसमें अशराफिया को अगर निकाल दिया जाए तो उसका सवाल ये है कि टमाटर मैं जब सब्जी लेने भी जाता हूँ दुकान पे तो मुझे 1000 रुपए देना पड़ जाता है, 300-400 रुपए के तो टमाटर ही आप 1 केजी आपको मिल जाते हैं 300 रुपए के। फिर आपको कोई भी सब्जी है, सस्ती से सस्ती भी जो सब्जी है वो 100 से कम तो केजी नहीं है। फिर आप दालों का भाव देख लें, वो 200-300 रुपए तक दालें पहुंची हुई हैं। आप घी का देख लें, ऑयल का देख लें, चावल का देख लें, चले आटा उसका देख लें, किसी भी हवाले से आप बात कर लें। फ्रूट्स की दुकानों पे आप चले जाएं, ड्राई फ्रूट की आप दुकानों पे चले जाएं, तो ड्राई फ्रूट तो वो तो ड्राई फ्रूट तो आप देख सकते हैं दूर से, शीशे से देख सकते हैं हसरत भरी निगाहों से, क्योंकि वो तो आप सिर्फ अशराफिया खा सकती है। 3-4 हज़ार मेरे ख्याल केजी होंगे जो काजू या चिलगोजा जो है वो मेरे ख्याल इससे भी ज्यादा महंगा होगा। तो मामला ये है कि ये जो आम लोग, फिर उसमें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, गैस के बिलों में इजाफा, फिर उसके बाद बिजली के बिलों में इजाफा। अब आम जो आदमी है, आम आदमी जो है वो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है। ये मुल्की इकोनॉमी की बात जो है इंडिकेटर्स आप बताते रहे, आम आदमी ये कहता है कि मेरे घर का बजट अगर ग्रोसरी मेरी 30,000 की आती थी तो अब मेरी ग्रोसरी जो है वो महीने का अगर सौदा जो है 30,000 की जो है 60,000 का आता है। फिर अगर मेरी सब्जी 300 की आती थी अब वो 600 की डेली आती है। बाबर डोगर साहब, ये चीजें जो है, पेट्रोल अगर मेरा ऑफिस जाते आते लगता था वो डबल तो नहीं हुआ लेकिन वो महंगा हो गया, 1.5 गुना तो कम हो गया, गैस के बिल महंगे हो गया, तो लोगों का जीना मुश्किल हो गया। अब उस तरफ सफर तो शुरू हो गया है। अगर इंडिकेटर्स एक जाहिर है कैसे लग रहा है कि एक जहाज डूब रहा था, अब वो डूबने से बच गया, अब शायद वो चलना भी शुरू कर देगा, फिर कोई तेजी भी उसमें आ जाएगी, तो शायद 1-2 साल और मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ेगी और तो कोई हल नहीं है। उसामा साहब, जो गवर्नमेंट है ना वो इस टाइम बड़े बड़े इश्यूज़ को देख रही है, जो मेन बड़े चैलेंजेस हैं उसको देख रही है। इकोनॉमी की डायरेक्शन जो है उसको सही करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को टैक्सेशन की तरफ राग़ब किया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो टैक्सेशन नेट में आए, ये जो टैक्स ना देने की आदत है इसको ख़त्म किया जाए। इकोनॉमी जो है उसके जो इंडिकेटर्स हैं, जिस तरह से आपकी इम्पोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। आज भी जिस तरह से इमरान खान साहब ने टायरों का कहा कि हम कोशिश करें कि टायरों की इंपोर्ट बंद कर दी जाए और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो, तो बहुत से ऐसे स्टेप्स हैं जो बड़े बड़े स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं।
ऑफ कोर्स ये जो महंगाई वाला एलिमेंट है ये एक आम आदमी का इशू है। ये एक आम आदमी जो है वो फौरी तौर पर रिलीफ चाहता है। वो 1 साल हो गया, लोग तंग पड़ गए हैं, रोज़गार है कोई नहीं है, चीज़ें महंगी हैं, आम आदमी की बसात से बाहर है, लोगों की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल अजीरन हुई हुई है। तो इसमें सिर्फ इतनी चीज़ है कि ये चीज़ें गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए ठीक होने वाली हैं। इसमें कोई पैसा नहीं चाहिए। आप अगर महंगाई का अगर मसनूई महंगाई चल रही है तो इसको बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ठीक किया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, तवज्जो देनी पड़ेगी। खाली मीटिंग्स लेने से ये मसला हल नहीं होना, ये डंडा चलाने से मसला हल होना है। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मिजरेबली फेल हो गई है। पंजाब गवर्नमेंट नज़र आ रहा है कि चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हैं, महंगाई का एक तूफान है और मुझे गवर्नमेंट की कोई रिटी नहीं नजर आ रही। का कोई फायदा नहीं। अब कहा जाए मिनिस्ट्रीज में एक्सपर्ट्स जो हैं उनको लाया जाएगा, उस पर मिनिस्ट्रियां परेशान हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक्सपर्ट्स को लाया जाता है। उसामा साहब, ये जो महंगाई है ना, ये इशू है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का। मार्केट कमेटियाँ हैं, मंडियाँ हैं, आपने वहाँ पर रेट जो है वो ठीक करना है। उसके लिए एक डंडा चाहिए। आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है उसको ख़त्म करना है, उसके लिए डंडा चाहिए और विल चाहिए। ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम कर नहीं रही। सीएम जो है वो कोई ऐसी विलिंगनेस शो नहीं कर रहे। जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी मुझे कोई इस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। तो हालांकि खान साहब जो है फेडरल गवर्नमेंट बार बार इस पे नोटिस ले रही है, लेकिन पंजाब में ऑन ग्राउंड मुझे कुछ होता नजर नहीं आ रहा। ज़ख़ीरा अंदोज हों, सरमाकार हों, उनके सबके ताल्लुकात आपको पता है सियासतदानों से होते हैं। सब सियासतदानों से तो होते हैं, लेकिन असल काम लोगों को रिलीफ देना है। तो अगर आप मिडल मैन का रोल खत्म कर दे उसामा साहब, हम भी गांव देहात के लोग हैं, वहां से जब सब्जियां जाती हैं वो वजीरों का मजाक बन जाता है। वहां पे वाकई 5-10 रुपए किलो ही होता है, लेकिन यहाँ पे जब वो सब्जी पहुंचती है वो 100 रुपए से बढ़ जाती है। मुझे आज तक इस चीज तो ये अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए ना, गवर्नर चाहिए, डंडा चाहिए, ये एलिमेंट नजर नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है यहाँ पर गवर्नमेंट ज्यादा जो है ना फर्क वो नहीं होना चाहिए कीमतों में। मंडी से और जो फार्म और मंडी तक चीज आती है तो इतना ज्यादा एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए। उसमें भी मसाइल हैं, रेट लिस्टें जो उस पर अमल दरामद नहीं होता। मंडी में ये भी तो मसला है कि वो जो काश्तकार है वो पैसे भी उससे ले रहा है, गवर्नमेंट तो उसको सपोर्ट करती नहीं, तो फिर मंडी में भी ये बात होती है कि जी पैसे हम दे रहे हैं, उसका हमें क्या मिल रहा है। अच्छा खैर, आखिर में मुझे ये बताएं कि ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। लाहौर में दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन चुका है। यानी AQI इंडेक्स जो पता चलता है, जिससे पता चलता है, ये इंडेक्स बताता है कि कितनी आलूदा है फ़ज़ा, उसमें तो 447 बताया जा रहा है कि ये मकदार पहुँच चुकी है, जो कि अगर 301 से ज़्यादा हो तो ये ख़तरनाक तरीन होता है। अगर फेफड़ों का ऐसा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच जाता है, खतरनाक सूरत डिक्लेयर कर दी जाती है। कराची में आप देख लें 7वें नंबर पर है, वहाँ 167 है। तो ये तो इतनी खतरनाक सूरत हाल है। और उस पर आप ये देख लें कि पिछले 10 साल में 70% दरख्त लाहौर के काट दिए गए, 70%। तो कौन कसूरवार है? ये तो मुस्तकबिल तबाह रहा है इस कौम का। उसामा साहब, इस वक्त सूरत हाल ये रही है और यही अगर स्पीड जारी रही, जिस तरीके से 70% आप दरख्त काटने की बात कर रहे हैं, बाकी 30% जो रहे हैं वो भी कट जाएंगे। जिस तरीके से मैसिवली लाहौर को, LDA को 3 जिलों तक फैला दिया गया है, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, अब ये कंट्रोल्ड एरिया बन गया है। हाउसिंग सोसाइटी का जाल लाहौर से निकलकर ननकाना, शेखुपुरा, कसूर तक फैल गया है। इधर से गुजरांवाला से जाके टच हम कर रहे हैं, इधर से कसूर को जाके टच कर रहे हैं, शेखुपुरा को, ननकाना को। मुझे ये बताएं उसामा साहब, जिस तरीके से सोसाइटियां बन रही हैं, हालांकि कमर्शियलाइजेशन खत्म हो चुकी है, आप जो स्मोक की सूरत हाल बन रही है, जो ये मैं समझता हूं कि अगर यही सूरत हाल जारी रही तो आप लाहौर रहना आपका नामुमकिन हो जाएगा, पहले मुश्किल हो जाएगा। आज हम बड़े लोग और बच्चे खास तौर पे जितना इसके विक्टिम बन रहे हैं, बच्चे आपको पता है स्कूलों में बकायदा मास्क पहन के जाते हैं। मुझे ये बताएं कि लाहौर में अगर ये हालत इसी तरह सूरत हाल जारी रही, भट्ठे आपके चल रहे हैं, वो बंद करेंगे तो ईंटों के वो रेट ऊपर चले जाते हैं, मुझे एक बात चल रही है, आलूदगी आपकी फैल रही है, फिर आप बात वही आती है, सोसाइटियां आप फैलती जा रही हैं। पूछने साहब, आप उस दिन हम सारे इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे,
चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उन्होंने भट्टों पे पाबंदी लगाई कि 3 महीने भट्टे नहीं चलेंगे। ऐसे ये पाबंदी लगी है, हैंड आउट इशू हुआ। लाहौर के अंदर, मैं बाहर पंजाब के दूसरा इलाकों की बात नहीं कर रहा, लाहौर जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है, लाहौर के अंदर भट्टे चल रहे हैं। तो ये कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नेंस है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सीएम की रिट ये है कि सीएम खुद कह रहा है कि लाहौर के अंदर भट्टे नहीं चलेंगे, और भट्टे जो है 24 घंटे चल रहे हैं। इंतजामिया सोई पड़ी हुई है। कोई मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे गवर्नेंस नाम की चीज ही कोई नहीं है सर। लेकिन तो सर इससे अब जब आप एक तो मौसम ऐसा, मुझे समझ नहीं आती, आप कहते हैं कि अगर उस्मान बुज़दार साहब को बदल दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा, नीचे मशीनरी का कोई काम नहीं है, कोई मिनिस्टर, कोई ब्यूरोक्रेसी, यानी वो सब ठीक हो जाएगा अगर बुज़दार को बदल दे, बस ये सारी खराबी है यहाँ पर। उस्मान साहब मुझसे ये कह रहे हैं कि अगर मेरा ये गर्दन के ऊपर का चेहरा उतार दिया जाए और नीचे बाजू टांगे सारा कुछ खुद अपने आप काम करता रहे, तो मैं तो फिर आपकी जहानत पे दाद देता हूँ कि मेरा मतलब कि जब मेरा सर ही नहीं है तो उसके बाद बाजू भी काम करें, टांगे भी काम करें, सारा जिस्म भी काम करे। और सर जिसने काम लेना है वो ही काम नहीं ले रहा तो बाकी सिस्टम कैसे चलेगा? मुझे एक बात बताए, जब सीएम जो है जो वो ऑर्डर करता है कि वो बच्चों को स्कूलों से छुट्टी करवा जाके खुद बंद कराएगा, बच्चों से नहीं जाकर खुद वो भट्टे बंद कराएगा। बुज़दार साहब जो हैं वो जाकर बंद, उन्होंने हैंड आउट जारी कर दिया, नीचे इंप्लीमेंट किसने करना है? पुलिस ने करना है, मुतलका जो मिनिस्टर्स हैं उनका भी जिम्मेदारी आती है, उनका शहबाज शरीफ वाले छापे हों तो फिर ही काम चलेगा। खरल साहब मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं ठीक है, लाहौर के भट्टे चले, अगर डीसी जो है ना लाहौर और कमिश्नर लाहौर उसको उठा के ना अगर बलोचिस्तान फेंके ना तो अगले दिन जो नया आएगा ना वो 100 दफा सोचेगा। सर इतने तबादले तो किसी तारीख में नहीं मिलते आपको, 3-3 दिन बाद तो बंदा तबादला हो जाता। अब मैं आपको क्या बताऊं सर, तबादलों पे पाबंदी लगी हुई है, सीएम सेक्रेटरीट जो है वो धड़ाधड़ तबादले कर रहा है। अच्छा कल क्या होगा? कल क्या होगा बाबर साहब? लास्ट मिनट कल सर मैं तो वैसे भूल ही गया हूँ ये अच्छा कर्नल साहब पर आते हैं। कल देखिए आप जज्बाती हो गए। कल पीएमएलएन के जो एमपीएज है ना वो पार्लिमानी कमेटियों से रिजाइन कर रहे हैं कल। अच्छा दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने अहम रहनुमाओं को इजलास बुलाया है। कल फिर एक मीडिया के ऊपर हेडलाइन आएगी कि वो गौर हो रहा है, गौज हो रहा है कि हमने श्योरिटी बॉन्ड देने हैं नहीं देने, हमने अदालत में जाना है नहीं जाना, पिटीशन भी तैयार कर रहे हैं, वकला से मशवरे हो रहे हैं। तो कल भी इसी हवाले से कौम को इस तरह की खबरें आधे दिन जो है ना हेडलाइनों की जीनत बनेगी। तो कल यही होगा। अच्छा, दूसरा जो करने वाले हैं वो कहानी वो नहीं होगी। अच्छा वो मौलाना साहब चले गए हैं तो बस सर आपने मेरी कल की खबर जो है ना वो चुरा ली है। वो क्या कहते हैं खिड़की तोड़ कामयाबी होता है, तो खिड़की तोड़ नाकाम एक ही। अब कल प्लान बी की नाकामी आप देखिएगा कि किस तरह से होती है। तो धरने के बाद धरनियाँ भी नाकाम होनी है। कल इंशाल्लाह आप इस चीज़ को भी देख लेंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।